आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन पे। आईबीपीएस पीओ का ट्रेंड एनालिसिस हम कर रहे हैं और क्वांट सेक्शन का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट कॉलम में देख लीजिएगा। उस सेशन में इतने सारे कमेंट्स हैं आप सभी के, रीजनिंग का ट्रेंड एनालिसिस चाहिए सर, जल्दी से जल्दी चाहिए। तो चलिए आज हम करने वाले रीजनिंग का ट्रेंड एनालिसिस, समझने वाले पिछले साल रीजनिंग ने कैसा बिहेव किया था। और इस साल हमारे ट्रेंड एनालिसिस ना बहुत हेल्प कर रहे हैं। आरआरबीज में भी काफी हेल्प की थी, आईबीपीएस क्लर्क में भी, आईबीपीएस पीओ में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश का भी चाहिए ना तो इस सेशन को फटाफट से लाइक करो। 800 लाइक्स होते मैं इंग्लिश वाला रिलीज कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि कल ही कर दूं, तो कल तक आप इसके 800 लाइक्स कंप्लीट कर देना। एंड उसके बाद में एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। उन सारे एग्जामिनेशन का भी ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे बहुत अच्छे से। अभी फिलहाल समझते हैं रीजनिंग का ट्रेंड एनालिसिस। रीजनिंग ने कैसे बिहेव किया था पिछले साल आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लगाना चाहो तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो आप यहां से। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जामिनेशन किस लेवल का था, किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। क्वांट सेक्शन में हमेशा 3 हिस्से करते हैं ना हम लोग, रीजनिंग में 2 हिस्से कर लिया करो। पहला पार्ट आपका पजल का, सिर्फ पजल सेटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा पार्ट आपका पूरा का पूरा मिसलेनियस वाला। पहले हम पजल को समझते हैं, फिर हम मिसलेनियस को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें अगर फर्स्ट शिफ्ट से, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो पजल्स हैं, सेटिंग अरेंजमेंट्स है, कितनी पजल सेटिंग अरेंजमेंट है वो देखते हैं। 4 आपको यहां पे नजर आएंगी। टोटल जो पजल, टोटल जो सेटिंग अरेंजमेंट्स है वो आपको यहां पे 4 नजर आने वाली है, आप देख सकते हो। सर्कल बेस है, स्क्वायर बेस है, अनसर्टेन है और मंथ एंड डे बेस है। यहां पे अनसर्टेन में शायद 18% आपका आंसर आया होगा, पिछले साल किसी का फर्स्ट शिफ्ट में था तो बता दीजिएगा। इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज पता है क्या है? ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि फर्स्ट शिफ्ट में एक भी पजल, एक भी सिटिंग अरेंजमेंट वेरिएबल वाला नहीं था। कितना सरप्राइजिंग है ना ये। आईबीपीएस पीओ के पेपर में एक भी शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में 4 आपके पास में पजल सिटिंग अरेंजमेंट आता है, लेकिन एक भी वेरिएबल वाला नहीं आता है। लेकिन जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं ना वो थोड़े बड़े हुए मिलेंगे आपको। जैसे पीओ में अगर आप बात कर रहे हो तो सर्कल बेस में आपको शायद 10 मेंबर मिले होंगे। अगर आप स्क्वायर की बात करते हो तो मिनिमम आपको 9 से 10 मेंबर मिलते हैं। क्लर्क में शायद 8 मिलते हैं, आरआरबीज में 7 भी मिलते हैं। लेकिन जैसे लेवल बढ़ेगा ना एग्जामिनेशन का, वैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं। तो हालांकि यहां पे वेरिएबल नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होने की वजह से कोई ना कोई एक डीआई, कोई ना कोई एक पजल ऐसा जरूर रहा होगा जिसने आपका समय किल किया होगा, तो वो पहचानना था। तो दिख आसान रहा है ये, लेकिन इतना आसान है नहीं इसको पिक करना, क्योंकि गलत वाला अगर आपने उठा लिया ना तो आपका समय किल करके चला जाएगा वो। तो विदाउट वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में विदाउट वेरिएबल के क्वेश्चंस ही नहीं है, जरूर है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को पता है कि कैसे बैलेंस करना है। उन्होंने किसी ना किसी एक पजल में ना एक्स्ट्रा वो रखा होगा कि यहाँ पे बच्चे ना फंसेंगे, ट्रैपिंग की होगी उन्होंने कि यहाँ पे फंसेंगे ना तो वो वेरिएबल वाले में जो फंसते हैं ना वो यहाँ फंस जाएंगे फिर, या विदाउट वेरिएबल का देख के अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और ट्रैप होंगे। तो ऐसा एग्जामिनेशन में होता है। तो इस चीज के लिए भी इस साल रेडी रहना है, आप सभी को ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। लेकिन जैसे ही सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई ना, वहां से वेरिएबल का खेल शुरू हो गया। अगेन 4 पजल पूछी गई है। वेरिएबल बेस्ड था फ्लोर वाला और वेरिएबल बेस्ड था मंथ और डेट वाला। तो यहां पर तो साफ साफ इंडिकेशन है। अब देखो जैसे ही वेरिएबल बेस आनी शुरू हुई ना, एग्जामिनेशन में चैलेंज मिला ना, एग्जामिनर ने एक सिंगल रो दे दी 7% की, सिंपल सा पजल, 5 सवाल वहां से निकल के आ गए। एक एग्जामिनर ने बॉक्स वाला पजल दे दिया विदाउट वेरिएबल, सिंपल सा 8 बॉक्सेस का। तो ये एग्जामिनेशन में पता चल गया ना उनको कि मैंने थोड़ा टफ बना दिया है बाकी 2 को, तो बाकी 2 को एकदम हलवा बना दो। लेकिन फर्स्ट वाले शिफ्ट में चारों विदाउट वेरिएबल की है ना, एक जरूर से जरूर ऐसा मिला होगा जिसने आपको फंसाया होगा। तो वेरिएबल है, ऑब्वियसली वेरिएबल है। आईबीपीएस पीओ का पेपर देने जा रहे हैं, वेरिएबल तो मिलने वाला ही। अगर हम थर्ड शिफ्ट में आ जाएं तो थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ? ईयर बेस एक पजल था, डबल रॉ के ऊपर एक सवाल था जो वेरिएबल के साथ में था, इंपॉर्टेंट, डबल रो के ऊपर वेरिएबल था। सर्कल एक सिंपल सा सवाल था विदाउट वेरिएबल का, लेकिन इनसाइड और आउटसाइड फेस किया हुआ था। 9 मेंबर थे टोटल, कुछ का फेस इनसाइड था, कुछ का फेस आउटसाइड था। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितने इनसाइड है कितने आउटसाइड है, इनसाइड और आउटसाइड बस इतना बताया था। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है, ये वेरिएबल के लेवल का सवाल बन जाता है, इस तरीके के सवाल। मंथ और डेट देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी है, सेकंड शिफ्ट में भी था, थर्ड शिफ्ट में भी है। तीनों की तीनों शिफ्ट में आपको मंथ और डेट वाला सवाल मिला, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल के साथ में भी आ रहा है, विदाउट वेरिएबल की भी आ रहा है। चलते हैं फोर्थ शिफ्ट में। तो डे बेस्ड जो था वो वेरिएबल वाला था, फिर बॉक्स पजल विदाउट वेरिएबल का था, पोस्ट बेस्ड एक था विदाउट वेरिएबल, और ये भी विदाउट वेरिएबल था। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना एग्जामिनेशन में वेरिएबल अगर नहीं रखा एग्जामिनेशन में किसी ना किसी पजल में, तो उसको मुश्किल बनाया एग्जामिनर ने। 14% डबल रो में 14% बैठाए हैं, तो वो अपने आप में एक नया चैलेंज लेके आता है, वो अपने आप में चैलेंजिंग है। विदाउट वेरिएबल की भी वो चैलेंजिंग है, 7% को अरेंज करना इतना आसान नहीं है। वो समय पूरा लेगा जितना ये बाकी शायद वेरिएबल वाला लेता, उतना ही समय वो लेता।
अब करे क्या, अब करना क्या है सर? अब करना आपको ये है कि सबसे पहली चीज ध्यान ये रखिएगा कि विदाउट वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, पहली प्रायोरिटी पे वही रखना है। जैसे आपके पास में पजल आते हैं, समय बहुत कम मिलता है, आपको पता है। अगर आप फंस गए वेरिएबल वाले में फंस गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी है मेरे पास में, मैं नहीं चाहता इस साल फिर से है कि सर मैं वो ना वेरिएबल वाला मैंने गलती से उठा लिया और उसमें मेरा समय किल हो गया। ये गलती मत कर दीजिएगा। अगर आप पहले पजल बनाने वाले पर्सन हो, पहले आप पजल्स बनाते हो, तो आपको विदाउट वेरिएबल वाले ही अटेम्प्ट करने हैं पहले, ठीक है? जिसमें वेरिएबल कम हो या ना के बराबर हो, जिसमें होता ही नहीं है, वो वाला पहले आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद में आप देख लीजिएगा कि जैसे डे बेस्ड है, इसमें वेरिएबल है, तो मेरा स्ट्रांग है कि नहीं है। डबल रॉ वेरिएबल के साथ में आ गया, मेरी कितनी प्रैक्टिस है, मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा इसको, वो खुद को पता होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बना लूंगा, तो अटेम्प्ट करो इसको तीनों करने के बाद में। अगर आपको लगता है कि नहीं निकाल पाऊंगा, मेरा थोड़ा सा मुश्किल है, वेरिएबल में प्रॉब्लम होती है, स्किप करो, छोड़ दो इसको, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय बचेगा तो लास्ट में कर लेंगे, नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और रीजनिंग सेक्शन में तो टेंशन लो ही मत इस साल, है ना? बहुत आसान आया, पिछले साल भी बहुत आसान आया था, पिछले साल भी सबके 25 प्लस स्कोर हो रहा था, और इस बार भी मुझे लगता है 25 प्लस स्कोर हो जाएगा, क्योंकि आरआरबीज में, आईबीपीएस क्लर्क में, बाकी सारे एग्जामिनेशन में रीजनिंग का बिहेवियर देख लिया है। तो रीजनिंग को लेकर बहुत टेंशन में नहीं आना है। पजल्स की प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या रखनी है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। गलत सवाल में फंस के आपको समय किल नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। बाकी लगभग सारे के सारे टाइप्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप रिपीट होता है, सारे टाइप्स हैं यहाँ पे एग्जामिनर के पास में, और हर एक शिफ्ट में वो अलग अलग टाइप पूछते हैं, ठीक है? तो क्या क्या निकला यहाँ से हमारे इस पूरे के पूरे सेशन का सेंस क्या निकला कि पहले अगर मैं पजल बना रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट बना रहा हूँ, तो मैं पहले वेरिएबल्स वाले को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, पहले मैं विदाउट वेरिएबल वाला करूंगा, फिर उसके बाद में वेरिएबल वाला देखूंगा कि मेरा डुएबल है कि नहीं है। अगर है तो मैं ट्राई कर सकता हूं अटेम्प्ट करने की, नहीं तो मैं लास्ट के लिए रखूंगा उसको। और मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि वेरिएबल वाला है, आपको लगता है कि आप बना भी लोगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में डाउट आ जाता है ना 1% भी कि यार शायद फंस ना जाऊं मैं, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, बीच में अटेम्प्ट मत कीजिएगा उसको गलती से भी। सीधा उठ के आ जाइएगा मिसलेनियस वाले पार्ट पे, बहुत पार्ट मिलेगा आपको, 15 सवाल मिलेंगे मिसलेनियस के, 20 सवाल लगभग फिक्स्ड हैं हर एक शिफ्ट में आपके पजल से, और 15 सवाल फिक्स्ड होते हैं आपके मिसिंग डेटा, मतलब जो मिसलेनियस वाले टॉपिक्स होते हैं ना वहां से। अब मिसलेनियस में क्या क्या पूछा गया है, उस मिसलेनियस वाले पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। सिलॉग्स इनइक्वलिटी, सिलॉग्स प्लस इनइक्वलिटी, यहां पे दोनों ही गायब है और यहां पे अकेला सिलॉगिज्म है। तो सिलॉग्स प्लस इनइक्वलिटी दोनों ही आते हैं लगभग हर एक शिफ्ट में, नहीं तो सिलॉग्स तो पक्का आता ही है। अब मैं आपको बताता हूं आता कैसा है। 3 स्टेटमेंट वाला और 2 कंक्लूजन वाला आएगा आपके पास में, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, तो ये वाला आपको करना है, ठीक है? 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन पीओ के लिए। आरआरबीज में क्या होता था, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, यहां पे होगा 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। बहुत कोडेड फॉर्म में नहीं आएंगे, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फटाफट से डायग्राम बनाओ, फटाफट से डायग्राम बना के रिलेट करो, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। इनइक्वलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो इनइक्वलिटी होता है वो ब्रेक करके मिलेगा आपको। पीओ का पेपर है, एकदम एक डेटा लगातार नहीं मिलेगा, जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसका रिलेशन आपको बनाना पड़ता है, ब्रेक हो जाता है हिस्सा बीच बीच में, तो वो एलिमेंट्स का रिलेशन जब आप बनाओगे ना, उस तरीके के आपको इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, रिलेट करने के लिए क्विक होना पड़ेगा। डायरेक्ट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी चांसेस कम है डायरेक्ट मिलने के आईबीपीएस पीओ के पेपर में। ओके, इसके अलावा ये दोनों के दोनों अगर आते हैं ना, तो लगभग आपके 6 से 7 नंबर लेके आते हैं ये दोनों के दोनों, तो लगभग 6 से 7 नंबर आपको यहां मिल गए। 20 नंबर का आपका ये था, लगभग 27-28 नंबर का आपका कवर हो जाता है सिलॉगिज्म और उसके साथ में पजल्स। बाकी जो आपके पास में 7 से 8 सवाल बचते हैं, उसमें डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे और मिसलेनियस क्वेश्चंस थे 1-1 नंबर के। गॉट इट? अब ये डायरेक्शन कैसा था सर, ये डायरेक्शन कोडेड फॉर्म में था क्या? नहीं, ना तो कोडेड फॉर्म में था, ना बहुत लेंदी डायरेक्शन था, छोटा सा डायग्राम बनाया जाता है, डायग्राम से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, वो हमेशा स्कोर करने वाला होता है, हमेशा डायरेक्शन हमेशा आपको स्कोर करने वाला मिलेगा। ब्लड रिलेशन में फिर भी कैंडिडेट्स फंस जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कभी नहीं फंसते। तो डायरेक्शन आए तो बना लेना, छोड़ना मत उसको। देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन है, सेकंड शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में भी डायरेक्शन है, फोर्थ शिफ्ट से गायब था। तो कहीं ना कहीं तो एग्जामिनेशन में चैलेंज डाला है ना एग्जामिनर को, तो यहां से हटा के फिर उन्होंने क्या डाल दिया, ब्लड रिलेशन डाल दिया फोर्थ शिफ्ट में। गॉट इट? तो ये टॉपिक्स आपको सारे ही कवर करने होंगे। अब आपकी शिफ्ट में कौन सा आता है मिसलेनियस वाला पार्ट, वो डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट के ऊपर, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको देखो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी मिलेगी। एक शिफ्ट ऐसा था जिसमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, बाकी में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग एक में भी नजर नहीं आता है, तो ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। यानी कि स्किप आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि यार वो वाला टॉपिक वो वाला तरीका मैं छोड़ देता हूं, मेरे एग्जामिनेशन में कौन सा आएगा ना, पूरा का पूरा आपको कवर करना है।
मिसलेनियस वाले पार्ट में क्या करना है, मिसलेनियस वाले पार्ट में आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपकी एक्यूरेसी खराब होगी तो वो सिलोगिज्म में खराब हो सकती है, वो ब्लड रिलेशन में खराब हो सकती है, या मीनिंगफुल वर्ड में आपकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है। और रीजनिंग वाले सेक्शन में आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आ रहा है रीजनिंग का, चारों पेपर आपने देख लिए पुराने वाले। IBPS PO ऑब्वियसली थोड़ा नया चैलेंज लेके आएगा, लेकिन हमें पहले से पता है क्या कुछ पूछा जाने वाला है। वेरिएबल वाले पजल होंगे, वेरिएबल नहीं होगा तो थोड़े मेंबर ज्यादा होंगे। मिसलेनियस वाला पार्ट लगभग 15 नंबर का होगा, उसमें सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी होगा, 3 स्टेटमेंट वाले होंगे, 2 कंक्लूजन वाले होंगे, इनइक्वालिटी को ब्रेक करके दिया जाएगा। पहले से सारी चीजें पता है, तो हम लोग पहले से रेडी हैं, पहले से रेडी है। और इस बार का पूरा बिहेवियर IBPS का क्या रहा है, रीजनिंग सेक्शन को उन्होंने एकदम लो रखा है, एकदम लो रखा है। जितने भी पेपर हुए हैं उसमें RRB PO में तो ऑलमोस्ट फुल स्कोर कर दिया था सबने, 35 प्लस थे सब। RRB क्लर्क में सब लोग थे, IBPS क्लर्क में भी सबके अटेम्प्ट 30 प्लस रहे हैं रीजनिंग में, 32, 34, 35 तक भी लोग पहुंचे। अभी NIACL का एग्जामिनेशन हुआ कल, उसमें भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, 30 प्लस ही हैं सभी के सभी रीजनिंग वाले सेक्शन में। और RRBs के मेंस के जो पेपर हुए हैं उसमें भी रीजनिंग बहुत आसान है। तो रीजनिंग इस बार परेशान नहीं कर रही है। सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है IBPS PO में सरप्राइज करे आपको, लेकिन पहले से आप सभी रेडी हो सारे के सारे टॉपिक्स के साथ में, तो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, फटाफट से बता देता हूं क्या कुछ सीखा है हमने, क्या कुछ देखना है। सबसे पहले अगर आप पजल सेटिंग अरेंजमेंट बनाते हो तो वेरिएबल वाला पहले नहीं बनाना है, सबसे पहले विदाउट वेरिएबल वाले बनाने हैं। वेरिएबल वाला लास्ट में बनाएंगे, हमारे पास में समय बचेगा तब। मिसलेनियस में अगर आपके पास में डायरेक्शन आता है तो अटेम्प्ट करना है, ब्लड रिलेशन आता है तो उसको एक बार स्किप करके बाकी के टॉपिक्स भी आप कर सकते हो, क्योंकि ब्लड रिलेशन मैंने देखा है काफी फंसा देता है कई बार। तो पहले आप क्या कर लोगे, पहले स्लॉग्स कर लेंगे, फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी कर लेंगे, फिर डायरेक्शन आता है तो वो कर लेंगे। एक एक नंबर के सवाल बहुत मिलते हैं, एक एक नंबर के सवाल कई बार मिल जाते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है सटीक तरीके से। सीरीज PO के पेपर में नहीं आती है, क्लर्क के पेपर में आती है। 3 डिजिट सीरीज, 3 नंबर सीरीज, वो PO के पेपर में रेयर देखने को मिलता है, उसकी जगह पे चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा। क्लर्क के पेपर में ऑब्वियसली वो सीरीज आ जाती है तो थोड़ा और क्विक हो जाते हैं हम लोग 5 सवालों में। यहाँ पे शायद उतने समय में 2 या 3 ही सवाल निकले हमारे, 1-2 अटेम्प्ट गिर जाए हमारे, तो इसके लिए थोड़ा क्विक रहेंगे। पहले से एक प्लान लेके जाएंगे, रीजनिंग के लिए भी A प्लान और उसके बाद में प्लान B। ठीक है, दोनों के दोनों प्लान होंगे, स्विच करना आप सभी को एग्जामिनेशन के दौरान, फ्लेक्सिबिलिटी आप सभी को रखनी होगी, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। बिहेवियर समझ लिया, रीजनिंग का भी पूरा प्लान हमने समझ लिया, कैसे अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में ये प्लान एग्जीक्यूट करो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। प्लान A अगर आपका काम कर रहा है हर एक बार तो, नहीं तो थोड़ा बहुत प्लान B को भी अप्लाई करने की कोशिश करोगी। हमारे अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया तो, हमारे अकॉर्डिंग लेवल नहीं आया तो प्लान B के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट जो आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसका प्लान भी मैंने आपको बता दिया है कि पहले इजी वालों को टारगेट कर लेना, वेरिएबल वालों को छोड़ देना बिल्कुल, है ना। अगर आपको लगे कि बहुत कैलकुलेटिव DIs नजर आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े पजल्स नजर आ रहे हैं, हमें डेटा बहुत सारा नजर आ रहा है, तो आप वेरिएबल के साथ में है तो उनको छोड़ के विदाउट वेरिएबल वाले और बाकी के सवाल बना सकते हो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, कम से कम आपको 5 से 10 मॉक लगाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए 5 से 10 मॉक लगाइए आप सभी। बताइए मुझे आपका एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे चल रही, कमेंट सेक्शन में। हमारी क्लासेस हो रही हैं, वो क्लासेस देखो आप सभी के सभी। 25 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैंने आज ही करवाए हैं, तो वो सेशन जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, वो आपके रियल एग्जामिनेशन में आप फेस कर जाओगे वो सारे के सारे सवाल। चलिए, आई थिंक आप सभी ने समझ लिया, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में। जल्दी इंग्लिश वाला भी जो सेशन होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।